अरविंद्रास क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, अरविंद्रास क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारी जीके 360 डेली डोज, हर दिन हर दिशा में हम इस टॉपिक में प्राचीन इतिहास के आधार को कहानी के द्वारा समझेंगे। बिल्कुल। सोचकर देखिए, आज जो इंडिया वर्सेस भारत की बहस टीवी पर और अखबारों में इतनी गर्मागर्म चलती है, क्या ये कोई नई बात है? बिल्कुल नहीं। सदियों पहले इतिहासकार पहले ही इस बात पर बहस कर रहे थे कि इस उपमहाद्वीप की असली सीमा कहाँ खत्म होती है। राइट। तो आज की इस लाइव क्लास में हम सिर्फ तारीखें नहीं रटेंगे। आज का हमारा डीप डाइव का लक्ष्य है प्राचीन इतिहास की नींव, यानी फाउंडेशंस ऑफ एंशिएंट इंडिया को उस लेंस से डिकोड करना जिससे भारत ने खुद को देखा। यूपीएससी और स्टेट पीएससी जैसे यूपीपीसीएस हो गया या बीपीएससी, इनमें अक्सर प्राचीन शब्दावली, ऐतिहासिक भूगोल और विदेशी यात्रियों के विवरण से सीधे 2-3 प्रश्न आते ही आते हैं। आते ही हैं। एकदम सही कहा। और इस विषय पर पूरी तरह से पकड़ बनाने के लिए हम एक बहुत ही तार्किक प्रवाह यानी लॉजिकल फ्लो में आगे बढ़ेंगे। जी, शुरुआत हम इतिहास की उत्पत्ति यानी ओरिजिन से करेंगे। राइट। फिर हम समझेंगे कि भारत का नामकरण किन चरणों में हुआ, हाँ, प्राचीन काल में हमारे भूगोल को कैसे मापा गया, और अंत में विदेशी दृष्टिकोण यानी फॉरेन अकाउंट्स का गहराई से विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, ये एक प्रीमियम क्लास है, तो हर एक तकनीकी शब्द और डेटा पॉइंट के पीछे के विज्ञान को समझना अनिवार्य है। तो फिर इतिहास लेखन यानी हिस्टोरियोग्राफी से ही शुरुआत करते हैं। किसी भी देश का इतिहास जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो शब्द है इतिहास, हिस्ट्री, ये खुद कहाँ से आया है। राइट। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल ये है, क्या इतिहास केवल राजा महाराजाओं की तलवारों और महलों की कहानियां हैं या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? ग्रीक मूल और भारतीय मूल में इस शब्द को लेकर क्या अंतर दिखता है? देखिए, इतिहास केवल कहानियों का संग्रह बिल्कुल नहीं है। अगर हम पश्चिमी दुनिया की बात करें, तो इतिहास की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से हुई है। हिस्टोरिया। ध्यान अच्छा। मतलब तथ्यों को खोजना और उनकी प्रामाणिकता को सिद्ध करना। वहीं दूसरी ओर अगर हम भारतीय मूल में जाएं, तो इतिहास का सबसे प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में। जी, अथर्ववेद, अथर्वावेदा। और अथर्ववेद में इसे बाकायदा एक उपवेद का दर्जा दिया गया है। अब उपवेद होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह ज्ञान की एक व्यवहारिक शाखा है, कोई मनगढ़ंत कथा नहीं। हिस्टोरिया का अर्थ अनुसंधान और भारत में इसका स्रोत अथर्ववेद। अब यहाँ एक और तथ्य आता है जो परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है। इतिहास के जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री। बिल्कुल, हेरोडोटस। हाँ, हम सभी जानते हैं कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, जिनका काल 484 से 430 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन उन्हें ही ये उपाधि क्यों मिली? उनसे पहले भी तो लोग घटनाएं लिखते ही होंगे। लिखते थे, बिल्कुल लिखते थे। लेकिन हेरोडोटस की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने पहली बार मनुष्य और मानवीय घटनाओं को टाइम यानी काल के परिप्रेक्ष्य में देखा। अच्छा, टाइम के संदर्भ में। हाँ, उनसे पहले की जो कहानियां थी ना, उनमें देवताओं और चमत्कारिक शक्तियों का प्रभाव बहुत हावी रहता था। हेरोडोटस ने घटनाओं को ईश्वरीय इच्छा से अलग करके मानव निर्मित कारणों से जोड़ा। अ, मतलब इंसानी फैसलों का नतीजा। राइट। इसीलिए उन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है, और उनके इसी काम के कारण उन्हें पर्शियन वॉर्स के होमर की उपाधि भी दी गई थी। पर्शियन वॉर्स के होमर, ये पॉइंट कैंडिडेट्स को नोट कर लेना चाहिए। लेकिन देखिए, इतिहास की इस अनुसंधान वाली ताकत के साथ ना एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा है। बिल्कुल। जहां इतिहास लिखा जाता है, वहां उसे मिटाने या बदलने की कोशिश भी होती है। सेंसरशिप यानी सेंसरशिप का विकास भी इतिहास लेखन से जुड़ा है। शासक वर्ग हमेशा से इतिहास पर नियंत्रण क्यों चाहता है? क्योंकि जो अतीत को नियंत्रित करता है, वही भविष्य को नियंत्रित करता है। इतिहास लोगों की सोच बनाता है। इसीलिए प्रथम वैश्विक सेंसरशिप का उदाहरण हमें रोमन सम्राट ऑगस्टस के समय मिलता है। ऑगस्टस, राइट? हाँ, ऑगस्टस। उन्होंने उन सभी लेखों को नष्ट करवा दिया जो उनके शासन के खिलाफ थे। और अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें, तो मध्यकालीन भारत में औरंगजेब ने इतिहास लेखन पर बाकायदा सेंसरशिप लगाई थी। सत्ता हमेशा इतिहास के नैरेटिव से डरती है। ये बहुत ही दिलचस्प है। अब उन प्रमुख परिभाषाओं पर आते हैं जहां से सीधे कथन आधारित प्रश्न यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं।
विद्वानों ने इतिहास को अलग-अलग नजरिए से देखा है। कौटिल्य ने क्या कहा था? कौटिल्य ने कहा था कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। बिल्कुल। और जेबी बरी का कहना था कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। एकदम। और इतिहासकार बर्नी ने तो इसे विज्ञानों की रानी यानी क्वीन ऑफ साइंसेस का दर्जा दिया था। भाषाओं के साथ दो और आधुनिक विचारकों को जोड़ना बहुत जरूरी है। ई एच कार का वो प्रसिद्ध कथन है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। अनवरत संवाद यानी ये एक डायलॉग है जो कभी खत्म नहीं होता। राइट। और बेकन ने कहा था कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। लेकिन इन सब में सबसे गहरी परिभाषा मुझे अबुल फजल की लगती है। हाँ, उनका कोट बहुत गहरा है। बिल्कुल। उन्होंने इतिहास को परिभाषित करते हुए कहा था, एक चिकित्सालय जहां व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है। क्या बात है। चलिए इस चिकित्सालय या अस्पताल वाली एनालॉजी को थोड़ा डिकोड करते हैं। इतिहास दरअसल एक वैक्सीन की तरह काम करता है। वैक्सीन? अच्छा, समझाइए। देखिए, वैक्सीन में क्या होता है, एक कमजोर वायरस शरीर में डाला जाता है ताकि शरीर भविष्य में उस बीमारी से लड़ना सीख जाए। राइट? जी। तो एक राष्ट्र के लिए अतीत में की गई गलतियां या त्रासदियां उस वायरस की तरह हैं। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम उन गलतियों की एक छोटी खुराक लेते हैं जो एक दवा या वैक्सीन का काम करती है। ताकि आने वाली पीढ़ियां वही गलतियां दोहराकर राष्ट्र को बीमार ना कर दें। एकदम सही। ये एक बहुत ही सशक्त एनालॉजी है। अतीत की गलतियों से इम्यूनिटी विकसित करना ही इतिहास का मुख्य उद्देश्य है। और इसी संदर्भ में कॉलिंगवुड का कथन भी जुड़ता है। कॉलिंगवुड ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि 1600 से 1900 के बीच जो महत्व प्राकृतिक विज्ञानों यानी नेचुरल साइंसेस का था, वही महत्व आज इतिहास का है। अगर इतिहास एक वैक्सीन है, तो ये वैक्सीन किस शरीर या किस भूमि को दी जा रही है? उस भूमि की पहचान क्या है? ये हमें हमारे अगले विषय की ओर ले जाता है, भारत का नामकरण यानी नेमिंग ऑफ इंडिया। राइट। नामों का ये विकास बहुत ही डेटा पॉइंट प्रिसिजन की मांग करता है। सबसे पहले इंडिया शब्द पर बात करते हैं। ये यूनानी यानी ग्रीक्स मूल का शब्द है, लेकिन यहाँ एक कैच है। हाँ, एक बहुत बड़ा कैच है। हेरोडोटस ने इस शब्द का प्रयोग पूरे देश के लिए नहीं किया था, है ना? बिल्कुल नहीं। और यही अक्सर छात्र गलती करते हैं और एग्जामिनर इसी बात का फायदा उठाता है। हेरोडोटस ने इंडिया शब्द का प्रयोग केवल सिंधु डेल्टा क्षेत्र के लिए किया था। सिर्फ सिंधु डेल्टा। जी, क्योंकि यूनानियों का संपर्क शुरुआत में केवल उसी हिस्से से था। काफी समय बाद जब मेगस्थनीज भारत आए, तब जाकर उन्होंने इंडिया शब्द का विस्तार किया और संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। और अगर हम भारतवर्ष शब्द की बात करें तो इसकी जड़ें पूरी तरह से स्वदेशी हैं। इसका संबंध जैन धर्म से जुड़ता है, जहां प्रथम तीर्थंकर के पुत्र का नाम भरत था। जी। इसके अलावा प्राचीन काल में भरत नाम का एक राजवंश भी था, जिनका मुख्य शासन क्षेत्र सरस्वती यमुना नदी के बीच का इलाका था। लेकिन एग्जाम के लिए सबसे बड़ा तथ्य ये है कि भारतवर्ष शब्द का पहला भौतिक साक्ष्य यानी फिजिकल एविडेंस कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन प्रश्न है। इसके बाद एक और पौराणिक नाम आता है, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, इसका मतलब क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है जम्बू यानी जामुन के वृक्षों की भूमि। अशोक के अभिलेखों और हमारे पुराणों में जम्बू द्वीप का बहुत स्पष्ट उल्लेख मिलता है। फिर आता है हिंदुस्तान। इसका सफर फारस से शुरू होता है। सासानी शासक शाहपुर प्रथम, शाहपुर वन, जिनका समय 262 एडी माना जाता है, उनके अभिलेखों में इसका संकेत मिलता है। एकदम सही। वहां से यह शब्द 9वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध फारसी ग्रंथ हुदूद अल आलम में पहुंचा और फिर आगे चलकर अमीर खुसरो ने इसके लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया। इसके साथ ही चीनी यात्रियों के विवरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। चीनी यात्रियों ने भारत के लिए यिंतु या शेंदु जैसे नामों का प्रयोग किया। यिंतु और शेंदु। जी। ह्यूएन सांग ने इसे यिंतु कहा, जिसका चीनी भाषा में अर्थ चंद्रमा होता है। चंद्रमा। चीनी संस्कृति में भारत को चंद्रमा की तरह शीतलता और ज्ञान का प्रकाश देने वाला देश माना गया। वहीं एक अन्य चीनी यात्री इत्सिंग ने भारत को आर्य देश कहकर संबोधित किया। चलिए, अब यहाँ एक एग्जाम बुलेट फायर तथ्य रखते हैं। नागरिकों के लिए भारतीय शब्द का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? अच्छा सवाल है। इसका उत्तर है सोमदेव सूरी का ग्रंथ
नीति वाक्यामृतम, और एक प्रदेश के रूप में भारत का पहला स्पष्ट वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी में, राइट। अगर हम इसे करंट कनेक्ट से जोड़ें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 जो कहता है इंडिया दैट इज भारत, वो दरअसल इसी यूनानी विदेशी इंडिया और स्वदेशी पौराणिक भारत के ऐतिहासिक विकास को एक सूत्र में पिरोता है। एकदम स्पष्ट, नाम तो समझ आ गया, लेकिन जब उपग्रह या सैटेलाइट नहीं थे तो लोग इस विशाल भूमि के आकार और सीमाओं को कैसे समझते थे? हाँ, प्राचीन भारत का भौगोलिक विभाजन यानी जियोग्राफिकल डिविजन्स अपने आप में गहरा विज्ञान था। यही सवाल मेरे भी मन में था। क्या प्राचीन काल में भारत का नक्शा वैसा ही समझा जाता था जैसा आज हम देखते हैं? ग्रंथों में इसके आकार यानी शेप्स का वर्णन किस तरह से किया गया है? देखिए, इसे अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा गया है और मैच द फॉलोइंग प्रश्नों में ये अक्सर पूछा जाता है। जैसे कूर्म आकृति। हाँ, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराह मिहिर के अनुसार भारत की आकृति कूर्म या कछुए जैसी थी। राइट। पुराणों में इसे धनुषाकार बो शेप्ड बताया गया है, जो हिमालय की घुमावदार पर्वतमाला से एकदम मेल खाता है। बिल्कुल। बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाया में इसे छकड़े की भांति बुलक काट और महाभारत में इसे समभुजाकार त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल के आकार का माना गया है। आकारों के बाद अब सीमाओं यानी बॉर्डर्स की बात करते हैं। विद्वान राजशेखर ने नर्मदा नदी को भारत की उत्तर दक्षिण सीमा माना था। जी। वहीं ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने हिंदुकुश पर्वतमाला को भारत की वैज्ञानिक सीमा साइंटिफिक बॉर्डर बताया था। बिल्कुल। क्योंकि यही वो प्राकृतिक दीवार थी जो भारत को मध्य एशिया से अलग करती थी। बिल्कुल। अब सबसे महत्वपूर्ण स्मृति चार्ट पर ध्यान देते हैं। प्राचीन विभाजन। हाँ, नहीं, ये बहुत आता है एग्जाम में। अतेरे ब्राह्मण में पूरे भारत को 5 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? मध्य देश, उत्तरापथ, प्रातीच्य या अपरांत यानी वेस्ट, और प्राच्य यानी ईस्ट, राइट। एकदम सही। और 5वां था दक्षिणापथ। चीनी यात्री ह्यूएनसांग ने भी बाद में इसी आधार पर इसे पंच भारत कहा था। फिर मनुस्मृति में ये विभाजन 4 भागों में दिखता है। जी। ब्रह्मावर्त, जो कि सरस्वती दृशद्वती नदियों का क्षेत्र था, ब्रह्मर्षि देश, गंगा यमुना दोआब, मध्य देश जो हिमालय से विंध्याचल तक था, और आर्यावर्त यानी संपूर्ण उत्तर भारत। राइट। इस भौगोलिक विभाजन को समझने के लिए एक बड़ी शानदार एनालॉजी है। एक बड़े जॉइंट फैमिली घर की गतिविधियां होती हैं और रसोई होती है जो पवित्र मानी जाती है। बिल्कुल। हर कमरे का अपना सांस्कृतिक महत्व होता है। मनुस्मृति का यह विभाजन भी भारत को उसी तरह अलग अलग सांस्कृतिक कमरों में बांटता है, जहां हर क्षेत्र का अपना एक विशेष महत्व था। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और इसी क्रम में मत्स्य पुराण का उल्लेख आता है, जिसने इस भूमि को 9 भागों में बांटा। 9 भागों में? दिलचस्प बात यह है कि इस 9वें भाग का नाम ही भारत था, जिसे बाद में राजशेखर ने कुमारी द्वीप कहा था। ये विशेष तथ्य परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। लेकिन क्या भारत केवल अपने इन 4 या 5 कमरों तक सीमित था? बिल्कुल नहीं। हमारी संस्कृति समुद्र पार भी गई। जी। जो आज हम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और समुद्री कूटनीति देखते हैं ना, उसकी जड़ें इसी प्राचीन सुवर्ण भूमि में छिपी हैं। ये सांस्कृतिक विस्तार, जिसे बृहत्तर भारत या ग्रेटर इंडिया कहा जाता है, इसका प्रथम उल्लेख भी उसी मत्स्य पुराण में मिलता है। राइट। बृहत्तर भारत कोई राजनीतिक साम्राज्य नहीं था, बल्कि ये 8 द्वीपों का एक विशाल सांस्कृतिक नेटवर्क था। 8 द्वीपों का? हाँ। अरब भूगोल शास्त्री मसूदी का प्रमाण बताता है कि भारतीय संस्कृति की ये सीमा जाबाग यानी आधुनिक सुमात्रा तक फैली हुई थी। इन 8 भागों के नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हैं ताम्रपर्णी श्रीलंका, सुमात्रा, चंपा, एनम, बाली, कंबोडिया, फुनान, जावा, यावद्वीपा, बोर्नियो और सियाम, थाईलैंड। अब देखिए, इन स्थानों को याद रखना एस्पिरेंट्स के लिए अक्सर मुश्किल होता है। इस क्लास का एक मुख्य उद्देश्य चीजों को आसान बनाना भी है। इसीलिए हम मिनोमिक एक्सोन का इस्तेमाल करते हैं। जी। छात्रों के लिए ये एक मेमोरी हैक है। इस पूरी बेल्ट को दिमाग में छापने की ट्रिक ये है, ध्यान से सुनिएगा। श्री राम ने कंबोडिया के चंपा को जावा, सुमात्रा और बाली, बोर्नियो से सियाम तक खोजा। वाह, ये तो बहुत आसान है। मैं फिर से डिकोड करती हूँ। श्री से श्रीलंका, कंबोडिया से कंबोडिया, चंपा से चंपा, जावा से जावा, सुमात्रा से सुमात्रा, बाली से बाली, बोर्नियो से बोर्नियो
और स्यम से स्यम। अगर ये वाक्य याद है तो विकल्पों में कोई भ्रम नहीं होगा। एकदम सही। इस विशाल भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार को समझने के बाद अब ये जानना जरूरी है कि इस व्यवस्था पर शासन किसने किया। प्राचीन भारत में शासकों ने अपनी वैधता कैसे सिद्ध की। ये हमारा प्राचीन वंशावली या एंशिएंट लीनेज का विषय है। इसकी शुरुआत मनु से होती है। मनु को धर्म के प्रथम व्यवस्थापक और राज संस्था के सूत्रधार के रूप में देखा जाता है। पौराणिक परंपरा के अनुसार कुल 14 मनु हुए हैं। 14 मनु। जी, इनमें से प्रथम थे स्वयंभुव, और जो वर्तमान 7वें मनु चल रहे हैं उनका नाम है वैवस्वत। वैवस्वत। एक और बहुत ही रोचक तथ्य यह है कि इसी मनु शब्द से ही मानव शब्द की उत्पत्ति हुई है। बिल्कुल। और मनु से मुख्य रूप से 3 राजवंश निकले। पहला था सूर्यवंश, जिनकी राजधानी अयोध्या थी। इसके संस्थापक इक्ष्वाकु थे, जो ज्येष्ठ पुत्र माने जाते हैं। परीक्षा के लिए एक प्रमुख तथ्य यह है कि सूर्यवंश की सबसे प्राचीन वंशावली का वर्णन वायु पुराण में मिलता है। वायु पुराण में, राइट। और दूसरा महत्वपूर्ण वंश है चंद्रवंश। इनकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर थी, जिसे आज झुंसी प्रयाग के नाम से जाना जाता है। झुंसी। जी, इसके संस्थापक राजा पुरुरवा थे, और यह वंश मनु की पुत्री इला के माध्यम से आगे बढ़ा। शासकों का सूर्य या चंद्रमा से अपनी वंशावली जोड़ना दरअसल समाज में अपनी सत्ता को एक दैवीय अधिकार या डिवाइन राइट टू रूल प्रदान करने का तरीका था। और तीसरा वंश है सौद्यम्न वंश, जिनका शासन क्षेत्र मुख्य रूप से भारत का पूर्वी प्रांत था। जी, इसी के साथ 2 और प्राचीन नाम याद रखने चाहिए। भारतवर्ष से पूर्व भारत के नाम अजनाब और हेमवत वर्ष थे। अजनाब और हेमवत वर्ष। हाँ। और शासन के विस्तार की बात करें तो कौटिल्य का चक्रवर्ती सम्राट का सिद्धांत आता है। कौटिल्य के अनुसार चक्रवर्ती सम्राट वो है जिसका शासन हिमालय से लेकर समुद्र तक, यानी 1000 योजन तक विस्तृत हो। हम अपने ग्रंथों में खुद को कैसे देख रहे थे ये तो स्पष्ट हो गया। हाँ। लेकिन बाहर से आने वाले लोग हमें कैसे देख रहे थे, हाँ। ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। विदेशी दृष्टिकोण या इंडिया थ्रू फॉरेन आइज इतिहास के पुनर्निर्माण में चश्मदीद गवाह यानी आई विटनेस अकाउंट्स का काम करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये विदेशी यात्री सच में भारतीय समाज की जमीनी हकीकत देख रहे थे, या वो सिर्फ शासक वर्ग के दरबारों तक सीमित थे? क्या उनके विवरणों में कॉन्फर्मेशन बायस या पूर्वाग्रह नहीं हो सकता? ये एक बहुत ही विश्लेषणात्मक बिंदु है। बिल्कुल। विदेशी यात्रियों के विवरणों में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ, देखिए, आज भी जब विदेशी मीडिया भारत को कवर करता है तो उनका अपना एक गैज या नजरिया होता है। 2000 साल पहले भी ये फॉरेन गेज मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद उनके विवरण हमें एक बाहरी चश्मे से तत्कालीन समाज की भौतिक और नैतिक स्थिति का एक बहुत ही सटीक बेसलाइन प्रदान करते हैं। चलिए उनके सटीक वर्णनों पर आते हैं। सिकंदर के साथ आए न्यारकस ने भारतीयों के सूती वस्त्रों, उनके हाथी दांत के कर्ण फूलों और यहाँ तक कि सफेद जूतों का विवरण दिया है। सफेद जूते, हाँ। ये उस समय के उच्च स्तर के कपड़ा उद्योग और जीवन शैली का प्रमाण है। और मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज की नैतिकता के बारे में लिखा था, भारतीय असत्य भाषण के अपराधी नहीं होते हैं, वे सत्य और गुणों का आदर करते हैं। सदियों बाद मार्को पोलो भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। यहाँ के ब्राह्मण संसार के सबसे श्रेष्ठ व्यापारी हैं, वे सबसे सच्चे होते हैं। बिल्कुल। एरियन का कथन भारतीय सामरिक क्षमता पर है। युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से श्रेष्ठ थे। और अंत में चीनी यात्री हुएनसांग का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण देखिए। भारतीय जल्दबाज और चंचल चित्त के होते हैं, परंतु सिद्धांतों के बड़े सच्चे होते हैं। ये सभी विवरण मिलकर प्राचीन भारत की एक बहुआयामी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। अब आज की इस क्लास को समेटने से पहले ज्ञान को पूरी तरह लॉक करने के लिए हम प्रवेश कर रहे हैं हमारे जीके 360 फिनाले, यानी एग्जाम बुलेट फायर और करंट कनेक्ट राउंड में। तैयार हो जाइए। ये एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन राउंड है जहां तथ्यों का क्विक रिवीजन होगा। तो पहला तथ्य, कपास का प्रथम उत्पादन, फर्स्ट कॉटन प्रोडक्शन, कहाँ हुआ? मेहरगढ़, बलूचिस्तान में। यूनानियों ने इसे सिंधु के ग्रीक रूपांतर के आधार पर क्या पुकारा? सिंदन। दूसरा तथ्य, हिंदू शब्द की उत्पत्ति क्या है? यह मूलतः एक भौगोलिक शब्द था
जो सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए प्रयोग हुआ। तीसरा तथ्य, हिंदुइज्म शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? राजा राम मोहन राय ने 1816-17 में। चौथा तथ्य, भारत को एथनोलॉजिकल म्यूजियम यानी नस्लीय संग्रहालय की उपाधि किसने दी? इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने, यहाँ की विशाल नस्लीय और सांस्कृतिक विविधता के कारण। अब इन सभी तथ्यों को मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से, मेंस पर्सपेक्टिव और करंट कनेक्ट से जोड़ते हैं। 2025-2026 की परीक्षाओं में इतिहास के डीकोलोनाइजेशन यानी उपनिवेशीकरण से मुक्ति पर बहुत जोर दिया जा रहा है। राइट। ऐसे में सिंडन, भारतवर्ष की व्युत्पत्ति और मत्स्य पुराण या ऐतरेय ब्राह्मण जैसे स्वदेशी भौगोलिक वर्गीकरण, आर्ट एंड कल्चर, मेंस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय बन गए हैं। जब हम डीकोलोनाइजेशन की बात करते हैं तो क्या हम केवल विदेशी नामों को हटा रहे हैं, या हम वास्तव में इतिहास को देखने के उस प्राचीन भारतीय लेंस को वापस ला रहे हैं जिसे कॉलिंगवुड और E.H. कार ने भी इतना महत्वपूर्ण माना था? विचार कीजिएगा। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद।